बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब हम जरा डिस्कस करते हैं ये जो स्पेसिफिक एरियाज कुछ जो डिफाइन हुए हुए हैं टैक्स लॉ में, इनका कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स बताया हुआ है जो नीचे ब्लू में आपको आइटम्स नजर आ रहे हैं। सो हम एक एक करके इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला आइटम है लीव इन कैशमेंट। कि लीव इन कैशमेंट्स को टैक्स लॉ ने किस तरह से कहा है कि इसको टैक्स किया जाएगा। पहले आपको समझना पड़ेगा कि लीव इन कैशमेंट होती क्या है, फिर हम इसकी टैक्सेशन समझ लेंगे जो कि ज्यादा मुश्किल नहीं होगा समझना। तो सबसे पहले तो ये मालूम आपके जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के साथ जो आपकी टर्म्स एम्प्लॉयमेंट के अंदर डिफाइंड होती है ना, उसमें बताया हुआ होता है कि आप कितनी किस्म की छुट्टी कर सकते हैं। ठीक है, लीव्स आपको मिलती हैं और आपको पता होता है कि मैं कितनी कैजुअल लीव कर सकता हूँ, कितनी सिक लीव कर सकता हूँ। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैसे हाज उम्रा लीव भी होती है, हज या उम्रा की लीव भी होती है। इसी तरह आपको जो फर्म में जो आर्टिकल जब आप कर रहे होते हैं तो आपको स्टडी लीव भी मिलती है। ठीक है। सो ये जितनी छुट्टियां होती हैं, एक ये सब आपको एनुअली एनुअल बैलेंस होता है इसका एक। ठीक है। एनुअल बैलेंस यानी फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉयर ये कहता है जी कि मैं कैजुअल लीव 10 अलाउ करता हूँ, सिक लीव भी 10 अलाउ करता हूँ, हज उम्रा हज होगा तो 40, उम्रा होगा तो लेट्स से 15 छुट्टियां हम देते हैं। स्टडी लीव जो है हम हर अटेम्प्ट के ऊपर लेट से 30 देते हैं। ठीक है। सो ये बैलेंस जो होता है, अगर आपने एक साल में इस्तेमाल नहीं किया तो ये लैप्स हो जाता है। लैप्स के मुराद ये कि जब आपने ईयर 1 में जॉब की तो आप ये छुट्टियां कर सकते थे, लेकिन ईयर 2 में अगर आपने ईयर 1 में इसमें से कोई भी छुट्टी नहीं की, पूरा साल आप आते रहे लेट से, तो ईयर 2 में अगेन यही छुट्टियां आपको अगले साल में कितनी छुट्टियां अवेलेबल होंगी, 10, 10, 40, 15, 30 फॉर एवरी डैम। ठीक है। सो ये जो अनअवेयर्ड लीव है ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, यानी कि कैरी फॉरवर्ड नहीं होती नेक्स्ट ईयर में। ठीक है। सो इफ देयर इज अ टाइप ऑफ लीव जिसको हम बोलते हैं अर्न लीव। ठीक है। अर्न लीव का फीचर ये होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ योर जॉब योर सर्विस यू अर्न इट ओवर पीरियड ऑफ सर्विस। ठीक है। तो ये डिफरेंट एम्प्लॉयर्स हैं, डिफरेंट टर्म्स आपको बता सकते हैं। अगर एग्जामिनर ने कुछ बताया हुआ है तो वो आपको टर्म्स दी हुई होंगी सवाल के अंदर। वैसे इसकी इतनी डिटेल कभी एग्जामिनर टेस्ट की नहीं, मैं सिर्फ आपको केस इसलिए सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप जब टैक्स ट्रीटमेंट पढ़े तो आपको पता हो ये किस चीज़ की बात हो रही है। सो अर्न लीव्स वो होती हैं विच यू अर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो आपके एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में लिखा होगा कि अर्न लीव हम ऑफर करते हैं 2 लीव्स फॉर 1 मंथ ऑफ सर्विस। 1 मंथ ऑफ सर्विस, इस तरह की कुछ बातें लिखी होती हैं। मतलब इसका क्या है कि जब आप 1 महीना जॉब करोगे तो आपने 2 छुट्टियां कमा ली, 2 महीना जॉब करोगे तो 4 छुट्टियां कमा ली, 3 महीना जॉब करोगे तो 6 छुट्टियां कमा ली, और 1 साल जब आप जॉब कर चुके होगे तो आपने 24 छुट्टियां अर्न कर ली। ठीक है। तो इसको बोलते हैं अर्न लीव। अर्न लीव का फीचर ये होता है कि अगर ईयर 1 में ये इस्तेमाल नहीं हुई तो ईयर 2 में आप इसको क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो जब आप 2 साल की सर्विस करेंगे तो वो जो अगले साल की भी 24 छुट्टियां हैं वो इसमें क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी, यानी कि अब आपके पास 48 लीव है। अब ये अर्न लीव किस लिए है, जब ये ऊपर इतनी सारी छुट्टियां ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ये सारी छुट्टियां ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो फिर ये किस लिए, ये इसलिए होती है कि इन केस अगर आप किसी साल में ये वाला सारा बैलेंस इस्तेमाल कर चुके हो और आपको खुदा ना खास्ता मजीद किसी वजह से छुट्टी पे जाना पड़ जाता है किसी मजबूरी की वजह से, तो फिर आप इस बैलेंस को यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज दिस बैलेंस। ठीक है। अगर आपके पास ये बैलेंस नहीं होगा तो फिर आपको विदाउट पे छुट्टी पे जाना पड़ेगा, यानी तनख्वाह कटेगी। तो अगर आप इस बैलेंस में से यूज कर लेते हैं तो फिर तनख्वाह नहीं कटेगी। ठीक है जी, अर्न लीव इस्तेमाल कर लें अपनी। नाउ अर्न लीव का एक और इम्पोर्टेंट फीचर जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि गवर्नमेंट सर्विस में क्या होता है। गवर्नमेंट सर्विस में कि जिस वक्त आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट, आप 60 ईयर्स के ऊपर आपने हो जाना है रिटायर, तो आपका जो लास्ट ईयर होता है, लास्ट ईयर जो आखिरी साल होगा आपकी मुलाजमत का,
इसमें आपके पास चॉइस होती है कि आप अर्न लीव यूज कर लें, यानी कि छुट्टी पे चले जाएं। ठीक है। सो ये अगर आप अर्न लीव यूज कर लेते हैं तो इसको बोलते हैं लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट, एलपीआर। कि अगर कोई एम्प्लॉय चाहे तो आखिरी साल में उसको तनख्वाह पूरी मिलती रहेगी, वो अपनी अर्न लीव का जो बैलेंस उसके पास, ये उसने पूरी जिंदगी जो कमाया था, ये कोई 300-400 छुट्टी जो उसने जमा की हुई है और वो छुट्टी पे कभी नहीं गया, तो फिर वो एलपीआर पे चला जाए, लीव प्रेपरेटरी रिटायरमेंट। इस एक साल में उसको तनख्वाह भी मिलती रहेगी और वो अपने घर बैठ के अपनी रिटायरमेंट की तैयारी करे, वो काम धंधा नया शुरू करना है वो करे। दूसरा ये है कि वो दफ्तर आता रहे, वो अर्न लीव को यूज ना करे, वो ऑफिस अटेंड करे। दूसरा चॉइस ये है उसके पास कि वो ऑफिस आता रहे, लेकिन ये जो अर्न लीव का बैलेंस पड़ा हुआ है, इसको कहे जी कि मुझे एनकैश कर दो। एनकैश कर दो से मुराद ये कि जो भी मेरी छुट्टियों का बैलेंस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम आपकी जो पर डे सैलरी है, ठीक है, नंबर ऑफ डेज जो बैलेंस में अवेलेबल है, इसमें एक लिमिट होती है कि उससे ज्यादा इनकैश नहीं हो सकते। क्योंकि अगर आपके पास 5 से छुट्टी है तो एक साल में तो 365 ही देना है ना, 5 से छुट्टी कैसे करोगे? तो एलपीआर में डेज की कुछ कंडीशन होती है कि आपको इतने अरसे की एलपीआर मिल सकती है, इतने अरसे का इनकैशमेंट मिल सकता है। तो ये जो बैलेंस है, ये आप इसको मल्टी छुट्टियों का बैलेंस, मैक्सिमम अलाउड बैलेंस, जितने दिन की इनकैशमेंट मिल सकती है, दोनों में से एक ही काम हो सकता है, या तो आप एलपीआर पे जा सकते हो या एलपीआर को इनकैश करवा सकते हो। ठीक है। सो पर डे सैलरी से मल्टीप्लाई करते हैं और आपको पैसे दे देते हैं ना। ये जो अर्न लीव है ये ड्यूरिंग द सर्विस, यानी ये जो आखिरी साल है, इससे पीछे भी एनकैश हो सकती है। यानी आपके किसी साल में लेट से 50 छुट्टियां हैं, आप कहते हैं जी मैं इनकैशमेंट लेना चाहता हूँ, अगर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अलाउ करती हैं आप इनकैशमेंट पहले ले लें। लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा आपको आखिरी साल में ही होगा इनकैशमेंट लेने का, क्योंकि आपकी सैलरी सबसे ज्यादा आखिरी साल में ही होती है। ठीक है, किसी भी एम्प्लॉयमेंट में आखिरी साल में ही सबसे ज्यादा तनख्वाह होगी। तो इसलिए आम तौर पे लोग करते ही हैं कि लीव इनकैशमेंट्स अपनी सर्विस के एंड के ऊपर जाकर लेना प्रेफर करते हैं ताकि ज्यादा पैसे मिले ना। इसका मतलब ये है कि लीव इनकैशमेंट जो है ये, अब हम देख लेते हैं इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या है। टैक्स ट्रीटमेंट जो टैक्स ने बताया वो ये कि एनकैशमेंट ऑफ लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय या मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम फ्रॉम टैक्स है इसके। सो हमने ये प्रिंसिपल स्टार्ट में डिसाइड कर लिया था कि किसी भी इनकम का टैक्सेबल होने के लिए क्या जरूरी है कि जितनी भी एग्जेम्पशंस टैक्स लॉ में दी हुई है वो उसमें कहीं भी मौजूद ना हो। तो कोई भी इनकम अगर एग्जेम्पशंस की लिस्ट को क्रॉस कर जाए, यानी उसमें मौजूद ना हो, तो फिर वो क्या होती है, टैक्सेबल। अब जो एग्जेम्पशन बताई गई है लीव इनकैशमेंट की, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि अगर आप एलपीआर की एनकैशमेंट करवाते हैं और आप सरकारी मुलाजिम या आर्म फोर्सेज के एम्प्लॉई हैं, तो फिर वो क्या है, एग्जाम फ्रॉम टैक्स। अदरवाइज जितनी लीव इनकैशमेंट्स हैं वो टैक्सेबल होंगी। ठीक है जी। सो इसका मतलब ये कि अगर सरकारी मुलाजिम ड्यूरिंग द सर्विस इनकैशमेंट करवाता है ये वाली, तो वो टैक्सेबल होगी। इसी तरह सरकारी मुलाजिम अगर कोई प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉई अपनी लीव इनकैशमेंट सारी एंड पे जाके ले रहा है तो भी वो टैक्सेबल होगी। सो प्राइवेट जॉब्स में तो एलपीआर का कॉन्सेप्ट होता भी नहीं है। ठीक है, सो दैट्स अबाउट लीव इनकैशमेंट्स। सेकंड पॉइंट देखें, व्हीकल्स। अगर एम्प्लॉयर ने आपको गाड़ी प्रोवाइड की हुई है तो फिर ऐसी सूरत में देखना पड़ेगा कि उसका यूजेज क्या है। क्या वो आपके जाती इस्तेमाल में है सिर्फ, या दफ्तर और जाती दोनों इस्तेमाल में, या सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल यूज में। और फिर देखना पड़ेगा कि क्या व्हीकल एम्प्लॉयर का अपना है या फिर उसने लीज पर लिया हुआ है ना। अगर ऑफिशियल यूज के लिए है सिर्फ और सिर्फ मिला हुआ, مثلا जैसे पीआईए के पायलट को जहाज मिला हुआ है, या पाकिस्तान रेलवे के एम्प्लॉय को ट्रेन मिली हुई है, या फैसल मूवर्स के ड्राइवर को बस मिली हुई है, तो ये तो सारे के सारे व्हीकल्स इसको ऑफिशियल यूज के लिए मिले हुए हैं। कोरियर सर्विस वाले को
वैन मिली हुई है जिससे वो अपने कोरियर्स डिलीवर कर रहा है, तो ऑफिशियल पर्पजेज ओनली। आपके दफ्तर के ड्राइवर को गाड़ी दी गई है, पूल की व्हीकल है लोगों को लाने ले जाने के लिए, तो दिस इज फॉर ऑफिशियल यूज और कुछ भी टैक्स इनकम में नहीं जाएगा। हाँ, अलबत्ता इसके अलावा कोई यूजेज होगा तो टैक्सेबल होगा। और इसमें आपने ये परसेंटेजेस याद रख लेनी है कि आपने इन परसेंटेजेस से मल्टीप्लाई कर देना है कॉस्ट ऑफ व्हीकल को। 10% इन केस ऑफ पर्सनल यूज, 5% इन केस ऑफ पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज। और अगर लीज व्हीकल है तो फिर व्हीकल की कॉस्ट की बजाय फेयर मार्केट वैल्यू एट कमेंसमेंट ऑफ लीज। ऑल्दो ये भी कॉस्ट ऑफ व्हीकल ही होती है, लेकिन इसके लिए टर्म डिफरेंट इस्तेमाल हो रही है कि इतने में आपने गाड़ी लीज करवाई। ठीक है, सो दिस विल बी योर वैल्यूएशन ऑफ कन्वेंस, और आप इसको टैक्सेबल इनकम में शामिल करेंगे इस बुनियाद पे। चलिए, नेक्स्ट एरिया इज अकोमोडेशन। अगर एम्प्लॉयर ने आपको रिहाइश प्रोवाइड कर दी, एक अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दी और कहा कि जाके उसमें रह लो, तो जब भी एम्प्लॉयर आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगा ना, तो इसका मतलब ये है कि उसने या तो खुद वो घर बनाया हुआ है, किसने, एम्प्लॉयर ने, या फिर उसने किराए पे लिया हुआ है। तो आपका इस बात से ताल्लुक नहीं कि उसने खुद बनाया या किराए पे लिया। आप करेंगे ये कि सबसे पहले ये जो घर आपको दिया गया है इसकी देखेंगे कि रेंटल वैल्यू कितनी है। ये आपको सवाल में बताई गई होगी। सो इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे आप 45% ऑफ एमटीएस और बेसिक सैलरी। ठीक है, और इन दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी वो टैक्सेबल इनकम में जाएगी। सो अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड इफ अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड, यानी कि ये वाली अमाउंट, कि अगर वो अकोमोडेशन ना देता बल्कि आपको फिर ये पैसे देता कि जाके उस घर में रह लो, तो इसका मतलब ये रेंटल वैल्यू। और इसको कंपेयर करेंगे 45% ऑफ एमटीएस और बेसिक सैलरी। एमटीएस होता है जी मिनिमम टाइम स्केल। ठीक है, मिनिमम टाइम स्केल क्या चीज़ है? ये आपका जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता है, ये यूजुअली ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में ही है, या पब्लिक सेक्टर एंटिटीज में होता होगा। बहुत कम मैंने देखा है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो, लेकिन हो सकता है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी पे स्केल्स बनाती हैं अपने। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या जहाँ पे भी पे स्केल्स हैं, इसको बल्कि ऐसे कहना चाहिए कि जहाँ पे भी पे स्केल्स हैं वहां पे ये टर्म इस्तेमाल इस होती है। पे स्केल से क्या मुराद है? आपको ये बताया जाता है कि जब आप ज्वाइन करोगे किसी भी कैडर में, तो आपकी स्टार्टिंग तनख्वाह कितनी होगी, आपका एनुअल इंक्रीमेंट कितना होगा, और आपकी मैक्सिमम तनख्वाह कितनी होगी। ठीक है, सो ये पे स्केल यूजुअली इस तरह से, लेट से 10,000 डैश 1,000 डैश 20,000 इस तरह से लिखे जाते हैं। लेट से दिस इज BPS 3, बेसिक पे स्केल 3। तो ये इस तरह से स्केल लिखा जाएगा। जब आप ज्वाइन करेंगे माहाना तनख्वाह 10,000 होगी, एक साल कंप्लीट हो जाएगा तो 1,000 रुपये का इंक्रीमेंट मिलेगा, और इस स्केल में रहते हुए आपकी तनख्वाह मैक्सिमम 20,000 हो सकती है। ठीक है, तो जब आप पहला साल होगा तो जो मंथली सैलरी आप ले रहे होगे वो दैट विल बी, मंथली सैलरी विल बी 10,000 पर मंथ। जब दूसरा साल होगा तो मंथली सैलरी विल बिकम 11,000, क्योंकि ये 1,000 ऐड हो जाएगा पर मंथ। ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ अब अगर आप दूसरे साल में हो तो आपकी बेसिक सैलरी कितनी है? बेसिक सैलरी इज 11,000। लेकिन आपका जो एमटीएस है, एमटीएस कितना है? एमटीएस ये वाला है, ये वाला 10,000। तो थर्ड ईयर में आपकी बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी? 12,000 पर मंथ। लेकिन एमटीएस फिर भी 10,000 ही होगा। सो एमटीएस, ये जो स्केल का जो पहला नंबर होता है, दिस इज कॉल्ड एमटीएस। अगर आपको सवाल में एमटीएस और बेसिक पे सैलरी दोनों बताई गई हो तो यू विल यूज एमटीएस, इसका 45% लेंगे। ठीक है, सो एमटीएस का 45% इन दोनों में जो हायर अमाउंट होगी दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर टैक्सेबल इनकम। इस तरह से आप अकोमोडेशन को वैल्यू करेंगे। लेकिन अगर अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है मुफस्सिल एरियाज में, यानी दूर दराज इलाके में, तो फिर डेफिनेटली ये जो रेंटल वैल्यूज हैं ये थोड़ी सी कम होती हैं। अगर आप दूर के इलाके में जाओगे तो रेंट कम होगा, शहरी इलाके में आओगे तो रेंट ज़्यादा होगा। तो अब टैक्स लॉ ये कहता है जी अगर आप अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है मुफस्सिल एरिया, तो फिर 30% कर लें एमटीएस और बेसिक सैलरी का 45 ना करें।
तो अगर एग्जामिनर ने ये टेस्ट करना होगा तो स्पेसिफिकली बताएगा कि आपको अकोमोडेशन एम्प्लॉयर ने मुफस्सिल एरिया में प्रोवाइड की है या नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट इज मेडिकल फैसिलिटी। नाउ मेडिकल फैसिलिटी, इसको ज़रा अच्छी तरह से समझ लें कि आपका एम्प्लॉयर आपको मेडिकल कितने तरीक़ों से प्रोवाइड कर सकता है। तो मेडिकल प्रोवाइड करने के लिए एम्प्लॉयर के पास पहला तरीका ये है कि आपको मेडिकल अलाउंस दे दे। दूसरा तरीका ये है कि आपको मेडिकल फैसिलिटी दे दे। तो अलाउंस जो है ये तो अलाउंस है, और फैसिलिटी जो है ये परक्विजिट है। यानी ये उस वक्त मिलेगा जब बीमार हो गए। यहाँ बीमार होना जरूरी नहीं है। बेशक इन पैसों से आप पकौड़े खाया करें, कोई बात नहीं, मेडिकल अलाउंस है, फिक्स अमाउंट है, तनख्वाह में मिल रही है। लेकिन मेडिकल फैसिलिटी उस वक्त एक्टिवेट होगी जब आप एक्चुअली बीमार होगे और आपका कोई मेडिकल का खर्चा होगा। ये मेडिकल फैसिलिटी 3 तरीकों से प्रोवाइड की जा सकती है। तरीका नंबर 1 ये कि एम्प्लॉयर कहे कि जी आप खुद एक्सपेंस कर लो, एक्सपेंस करेगा एम्प्लॉय, और फिर रीइंबर्समेंट ले लो मेरे से, रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, एम्प्लॉयर उसको रीइंबर्स कर दे। एम्प्लॉय ने अपनी जेब से 10,000 खर्च किया और एम्प्लॉयर ने उसको कहा ये लो जी 10,000 रुपये, रसीदें दिखाओ और 10,000 रुपये ले लो। तो ये परक्विजिट में फॉल करता है, इट्स मेडिकल फैसिलिटी। दूसरा तरीका ये है कि एम्प्लॉयर पैनल हॉस्पिटल बता दे एम्प्लॉय को। पैनल हॉस्पिटल का मतलब ये है कि एम्प्लॉयर जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा किसके साथ, हॉस्पिटल के साथ, कि अगर मेरा एम्प्लॉय आए, कार्ड दिखाए दफ्तर का, तो उससे पैसे ना लेना, बिल मुझे भेज देना, मैं पेमेंट कर दूंगा आपको। दिस इज पैनल हॉस्पिटल। थर्ड वन, तीसरा तरीका इज मेडिकल इंश्योरेंस। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होगा ये कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा किसके साथ, इंश्योरेंस कंपनी के साथ। इंश्योरेंस कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करेगी किसके साथ, हॉस्पिटल के साथ। तो अब जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई वो किसके पास जाएगा, एम्प्लॉई जो है वो जाएगा हॉस्पिटल के पास, उसके पास इंश्योरेंस कंपनी का कार्ड होगा। एम्प्लॉय हॉस्पिटल जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी का कार्ड दिखाएगा, हॉस्पिटल अपना इलाज मुआवजा मुकम्मल करके बिल किसको भेजेगा, इंश्योरेंस कंपनी को। अब ये इंश्योरेंस कंपनी ने बिल हॉस्पिटल को अदा करना है, एम्प्लॉयर ने सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को देना है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें अगर आपको सवाल में कहीं नजर आए तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये एक परक्विजिट है एम्प्लॉयर की तरफ से। इसको अब टैक्सेशन कैसे करनी है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर सिर्फ मेडिकल अलाउंस हो तो जितना भी अलाउंस है दैट इज एग्जाम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी भी सवाल में दी हुई होगी, उसके 10% तक इसको एग्जाम्प्ट करेंगे। अगर अलाउंस ज्यादा है 10% ऑफ बेसिक सैलरी तो ज्यादा अमाउंट को टैक्सेबल इनकम में ले जाएंगे। अगर अमाउंट कम है 10% ऑफ बेसिक सैलरी से तो सारी की सारी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, अप टू 10% लिखा है ना। अगर मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट दी जाए, या दोनों चीजें, यानी कि फैसिलिटी भी है और अलाउंस भी है, दोनों काम, मेडिकल अलाउंस भी मिल रहा है और फैसिलिटी भी मिल रही है, तो फिर देखना पड़ेगा कि क्या ये सारी चीजें इन अकॉर्डेंस में टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैं। यानी कि आपके जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था तो क्या उसके अंदर ये टर्म्स एग्री की गई थी आपसे। ये सवाल आपको बताएगा कि इन अकॉर्डेंस में टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है। नॉट इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब अपॉइंटमेंट लेटर में तो नहीं लिखा था, लेकिन एम्प्लॉयर ने खुदा तरसी में आपको कहा कि चलो तुम्हारा ये खर्चा हम उठा लेते हैं, हमारा तुम्हारे से मुआहदा तो नहीं है लेकिन चलो हम कर लेते हैं ना। अगर आप ये दो कंडीशंस पूरी कर दें यहाँ पे तो आपकी जो मेडिकल फैसिलिटी है दैट बिकम्स टोटली एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एक तो ये कि डॉक्टर का एनटीएन नंबर प्रोवाइड कर दें, दूसरा ये कि एक्सपेंस को अटेस्ट करा दें अपने एम्प्लॉयर से, वो वेरीफाई कर दे कि हाँ जी खर्चा ठीक है।
अगर आपको ये दोनों फैसिलिटीज मिल रही हैं तो फिर मेडिकल अलाउंस जो है ये टोटली टैक्सेबल हो जाएगा, और ये मेडिकल यानी इस बॉक्स की एग्जाम्पशन थी वो आगे भी चलेगी। इट विल इट विल रिमेन अवेलेबल। जब दोनों चीजें मिलेंगी तो जाहिर है फिर मेडिकल अलाउंस की जो वो 10% वाली एग्जाम्पशन थी वो खत्म हो जाएगी। ये टोटली एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगा और ये टोटली टैक्सेबल हो जाएगा ना। अगर इन अकॉर्डेंस में टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ना हो तो फिर ये टैक्सेबल है, और यही ट्रीटमेंट आगे भी चलेगा कि मेडिकल फैसिलिटी विल रिमेन टैक्सेबल, और अगर ये टैक्सेबल है तो फिर ये जो मेडिकल अलाउंस है ये 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक एग्जाम्प्ट होगा। सो ये एक सिंपल इसका मैट्रिक्स आपने याद रखना है। अच्छा जी, इसी तरह ये मेडिकल अलाउंस यहाँ पे जो लिखा है इसका भी यही ट्रीटमेंट होगा। इंटरेस्ट फ्री लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन से मुराद ये है कि एम्प्लॉयर ने आपको एक कर्जा दिया है लेकिन उसके ऊपर कोई मार्कअप आपसे चार्ज नहीं किया। तो अगर एम्प्लॉयर आपको लोन दे देता है और उसके ऊपर मार्कअप चार्ज आपसे नहीं करता, लोन देता है आपको लेकिन नो मार्कअप, तो टैक्स लॉ से इसकी जनाब आपको कोई ना कोई बेनिफिट तो मिल रहा है, क्योंकि यही लोन अगर आप बैंक से जाकर लेते, एम्प्लॉयर से ना लेते, तो कुछ ना कुछ खर्चा तो होता, मार्कअप एक्सपेंस होता आपका। और अगर एम्प्लॉयर से ले लिया है और कोई मार्कअप नहीं है तो ये खर्चा तो बच रहा है। तो उस खर्चे का एक एस्टीमेट टैक्स लॉ ने बनाया, एंड दे से इट इज 10%। ठीक है जी। तो जितना भी लोन है उस लोन को मल्टीप्लाई करेंगे 10% से, और जो मार्कअप बनता है वो आपकी इनकम में शामिल कर देंगे। ठीक है। सो पॉइंट ये है कि टैक्स लॉ ये कहता है कि अगर आप यही लोन किसी बैंक से लेते हैं तो मार्कअप तो अदा करना पड़ता। तो इसका मतलब अगर एम्प्लॉयर ने दे दिया लोन तो आपको कुछ मार्कअप अदा नहीं करना पड़ रहा, देयर इज नो मार्कअप। तो आपका कुछ खर्चा बच रहा है, जो खर्चा बच रहा है उसका एक एस्टिमेटेड रेट बता दिया टैक्स लॉ ने। ये जो एस्टिमेटेड रेट है इसका नाम है बेंचमार्क रेट। तो टैक्स लॉ ये कहता है जी कि अगर आप लोन लेते हैं और उसके ऊपर उसके ऊपर जो एम्प्लॉयर जो आपको मार्कअप चार्ज कर रहा है वो अगर 0% है, ठीक है। तो लेट्स से मैं इसको ये अज्यूम कर लेता हूँ कि आप 2 मिलियन कर देते हैं कि आपने 20 लाख रुपया लोन ले लिया एम्प्लॉयर से, और नो मार्कअप चार्ज, एम्प्लॉयर ने कोई मार्कअप चार्ज नहीं किया। तो टैक्स लॉ ये कहता है जी कि आप 10% से मार्कअप कैलकुलेट करें जो कि बनेगा 2 लाख रुपए, और ये आपकी सैलरी इनकम में शामिल किया जाएगा। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आपको कहीं से 2 लाख रुपए मिल रहे हैं या आप किसी को 2 लाख रुपए पे कर रहे हैं। ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है जो सैलरी इनकम में शामिल कर दी जाएगी ताकि आपकी टैक्सेबल इनकम बनाई जाए और उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट हो सके। ठीक है जी। तो इट्स जस्ट अ कैलकुलेशन विच इज एडेड टू योर आई मीन सैलरी के हेड ऑफ इनकम में ऐड कर दी जाती है। अच्छा जी, अब अगर एम्प्लॉयर ने मार्कअप चार्ज कर दिया आपको तो फिर क्या करेंगे। लेट्स से एम्प्लॉयर ने कहा जी 8% मार्कअप चार्ज करूंगा, तो फिर टैक्स लॉ ये कहता है कि आप 10% से मार्कअप की कैलकुलेशन बनाएं, 2 लाख रुपए, और उसमें से माइनस कर दें जो एक्चुअली आप मार्कअप पे कर रहे हैं, 8% से पे कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आप बेशक, क्योंकि आपको एक्चुअली मार्कअप चार्ज हो रहा है, तो आप 1,60,000 यहाँ पे माइनस कर लें, और जो जवाब बनता है, कितना जवाब बनता है, इट इज 40,000। तो ये अब आप सैलरी इनकम में ले जाए। अगर एम्प्लॉयर ने आपको मार्कअप चार्ज किया है 10% ही, तो अब तो मसला आसान हो गया कि 10% से मार्कअप बनता है 2 लाख रुपए, माइनस क्या करेंगे इसमें से आप, यही 10%, तो वो भी 2 लाख रुपए ही बनता है। तो अब सैलरी इनकम में कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है। और अगर एम्प्लॉयर ने मार्कअप चार्ज कर दिया आपको ज्यादा, लेट्स से 12%, तो अब भी सैलरी इनकम में कुछ नहीं जाएगा। माइनस में फिगर नहीं लेकर जानी, बस पॉइंट ये था, मेरा बताने का मकसद ये था। ठीक है।
अच्छा जी, अब इसको जरा यहाँ पे देख लें। ये एक डिसीजन ट्री बना हुआ है। एम्प्लॉयर की तरफ से अगर लोन मिले आपको तो देखना है कि मार्कअप चार्ज हो रहा है या नहीं। अगर मार्कअप चार्ज नहीं हो रहा तो फिर मार्कअप एट बेंचमार्क रेट इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम। बेंचमार्क रेट जो है वो 10% है। अगर मार्कअप चार्ज हो रहा है तो फिर देखो कि क्या बेंचमार्क रेट या उससे ज्यादा पे हो रहा है। इफ यस तो फिर कुछ भी टैक्सेबल इनकम में ना लेकर जाओ। लेकिन अगर बेंचमार्क रेट यानी कि 10% या उससे कम पे मार्कअप चार्ज हो रहा है तो फिर जो भी डिफरेंस है उसको टैक्सेबल इनकम में शामिल कर दो। जो डिफरेंस की अमाउंट है वो टैक्सेबल इनकम में जाएगी। तो यहाँ पे टैक्स लॉ ने दो कंडीशंस ऐसी बताई हैं कि अगर इनमें से कोई भी पूरी हो जाए तो आपने ये बेंचमार्क रेट वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करना। नंबर वन इज कि अगर लोन की अमाउंट इज अप टू 1 मिलियन, यानी 10 लाख रुपए तक का लोन अगर है तो फिर ये बेंचमार्क वाला फार्मूला, ये जितना ऊपर हमने डिस्कस किया ये सारे का सारा ये सारे का सारा फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन जो ही ये 1 मिलियन और 1 रुपी होगा तो फिर इसके ऊपर बेंचमार्क रेट लग जाएगा। ठीक है। और फिर ये सारी कैलकुलेशन बनानी है। तो 1 मिलियन तक तो ये कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि वेयर सच बेनिफिट इज एक्सटेंडेड बाय एम्प्लॉयर ड्यू टू वेवर ऑफ इंटरेस्ट बाय एम्प्लॉय ऑन हिज अकाउंट्स मेंटेन्ड विद एम्प्लॉयर। तो अब ये कहता ही है कि अगर एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर के पास कोई अकाउंट कोई पैसा पड़ा हुआ था, तो मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर एम्प्लॉय के कुछ पैसे एम्प्लॉयर के पास थे और एम्प्लॉयर ने इसके ऊपर कुछ मार्कअप अदा करना था, और अगर एम्प्लॉय ये कहता है जी कि मैं ये आपसे मार्कअप नहीं लेता क्योंकि ये तो सूद है, कोई उसके बिलीफ्स हैं रिलीजियस, उसकी वजह से कहता है ये सूद है मैं नहीं लेता। तो एम्प्लॉयर कहता है जी कि अच्छा अगर हम आपको कर्जा देंगे ना, अगर आप ये मार्कअप नहीं लेते, जब हम आपको लोन देंगे तो हम भी आपसे मार्कअप नहीं लेंगे। तो इसका मतलब ये जो लोन है ये क्या हो गया, इंटरेस्ट फ्री हो गया ना, इंटरेस्ट फ्री लोन। लेकिन ये इंटरेस्ट फ्री लोन मिलने की वजह क्या है? वजह ये थी कि इन भाई साहब ने ये जो पीछे मार्कअप नहीं दिया था, इस वजह से एम्प्लॉयर ने भी मार्कअप लेने से इनकार कर दिया। ठीक है। तो इंटरेस्ट फ्री लोन की वजह ये थी कि एम्प्लॉय अपना मार्कअप लेता ही नहीं था। जो एम्प्लॉय के लेना बनता था वो मार्कअप नहीं लेता था। ये वजह थी। तो अगर वजह ये हो तो टैक्स लॉ ये कहता है कि अगर इस वजह पे इंटरेस्ट फ्री लोन मिला हो तो फिर ये जो बेंचमार्क रेट है ये फॉर्मूला अप्लाई ना करो। यानी कि सैलरी इनकम में वो जो 10% से कैलकुलेशन करके लाते हैं वो आप ना करें। ठीक है। सो वो टैक्स में भी उसको बचत हो जाएगी अगर वो सूद ना लेता है ना देता है एम्प्लॉयर के साथ। तो फिर इसका मतलब ये कि ऐसा होता है प्रोविडेंट फंड की केस में। वो हम प्रोविडेंट फंड का जब केस डिस्कस करेंगे तो फिर उसमें तफसील से बात आ जाएगी। तो प्रोविडेंट फंड की केस में बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपका बैलेंस एम्प्लॉय के पैसे एम्प्लॉयर के पास पड़े और एम्प्लॉय कहता है जी मैं इस प्रोविडेंट फंड के बैलेंस पे इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता। तो ऐसी सूरत में अगर एम्प्लॉयर उसको लोन दे और उसके मार्कअप इस वजह से चार्ज ना करे क्योंकि एम्प्लॉय अपने पैसे पे मार्कअप नहीं लेता था, तो फिर ये वाला जो बेंचमार्क रेट वाला जो कानून है ये अप्लाई नहीं किया जाएगा उस एम्प्लॉय पे। एंड सेकंड पॉइंट इज कि अगर एम्प्लॉयर की तरफ से आपने लोन लिया और उसको इस्तेमाल कर लिया किसी कारोबार में। ठीक है। सो एम्प्लॉयर से आपने पैसा लिया, सो आपने एम्प्लॉयर से पैसे लिए एम्प्लॉय ने। ठीक है। ये लोन लिया, ये जो लोन लिया इसने 2 मिलियन का, इसको आगे लगा दिया किसी बिजनेस में। अब ये लोन जो था ये इंटरेस्ट फ्री था। तो अब पहला काम तो ये होगा कि टैक्स लॉ ये कहता है जनाब कि जब आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिले तो आप क्या करें, 10% से मार्कअप कैलकुलेट करें
और इस बंदे की जब टैक्स की कैलकुलेशन बनाए तो सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, सैलरी के हेड ऑफ इनकम में 10% से मार्कअप कैलकुलेट करें जो कि बना 2 लाख। ठीक है, और इसको किधर शामिल कर दें, सैलरी के हेड ऑफ इनकम में, तो ये इनकम बन गया। साथ ही में टैक्स लॉ ये कहता है कि अगर ये जो लोन की अमाउंट थी ये किसी कारोबार में इस्तेमाल हो गई है तो फिर इसका मतलब इस बंदे की कोई बिजनेस इनकम भी नजर आएगी आपको इसकी टैक्स कैलकुलेशन में। तो जब इसकी बिजनेस इनकम नजर आए तो वहां पे एक एक्सपेंस हम आपको अलाउ कर देंगे। उस बिजनेस इनकम में आपको एक एक्सपेंस अलाउ कर देंगे, वो कितना होगा, यही जो मार्कअप आपने ऊपर इनकम में शामिल किया है। ठीक है, तो ये बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में, सैलरी के हेड ऑफ इनकम में ट्रीट हुआ एज इनकम, और बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में आएगा एज एक्सपेंस। ठीक है, तो बेसिकली एक अगर फर्ज करो कि ये इससे कोई कारोबार ना करता, अगर वो ये इस ट्रैक पे ही ना जाता, इसको किसी बिजनेस में ना लगाता, तो फिर क्या होना था, फिर सिर्फ और सिर्फ इनकम में ही रहना था, इनकम में ही पैसा आना था। मतलब ये कि अगर एक एम्प्लॉय है जो जो इसको यूज कर लेता है, यानी कि खा पी जाता है, खा पी जाता है, खा और ये छोटी खा पी जाता है, और दूसरा जो है वो इसको इन्वेस्ट कर लेता है, तो फायदे में कौन रहेगा, ये वाला, क्योंकि इसको एक एक्सपेंस मिल जाएगा, इसको एक्सपेंस नहीं मिल रहा। ठीक है, तो एक्चुअली टैक्स लॉ इनकरेज कर रहा है कि आप अगर करोगे ऐसा तो हम भी आपको फायदा देंगे। So if loan is utilized by employee to acquire an asset generating income under any head of income, then employee shall be treated as having been paid। इसका मतलब ये कि एम्प्लॉय को क्या हम क्या एज्यूम करेंगे, treated as having been paid markup at benchmark rate or actual markup paid whichever is higher। तो ये एज्यूम किया जाएगा कि एम्प्लॉय ने एक्चुअली मार्कअप क्या किया है, पे किया है बेंचमार्क रेट पे, या अगर एम्प्लॉयर ने ज्यादा मार्कअप चार्ज किया है तो वो ज्यादा रेट पे। अच्छा जी, इंटरेस्ट फ्री लोन से आगे मेडिकल में हम बात कर चुके हैं, प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, इसमें सिंपल चंद एक चीजें हैं जी। प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन, जो कि एम्प्लॉयर ने प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूट किया हो। अमाउंट ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर मुलाजमत खत्म होने पर आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं अंडर वॉलंटरी बेसिस और अंडर एन एग्रीमेंट। कंपनसेशन फॉर रिडंडेंसी और लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि गोल्डन हैंडशेक्स वगैरह दिए जाते हैं। और consideration for employees agreement to enter into employment agreement, accept changes to conditions of employment, a restrictive covenant to any past, present or future employment। तो अगर आपको इनमें से भी किसी चीज का पैसा मिला है तो वो भी सैलरी के हेड ऑफ इनकम में ही, प्रॉफिट्स इन ड्यू ऑफ सैलरी में कवर्ड है। तो हेड ऑफ इनकम सैलरी ही होगा कि अगर आपको कोई पैसे देता है कि मेरे पास जॉब ज्वाइन कर लो, सिर्फ ज्वाइनिंग के कुछ पैसे दे रहा है, तो ये हाई वैल्यू पोस्ट के ऊपर जो इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है वहाँ पे बिल्कुल ऐसी इंसेंटिव्स मिल सकते हैं कि आप हमारे पास आके नौकरी कर लें। कोई टीवी चैनल किसी एंकर पर्सन को कह सकता है कि मेरे चैनल पे आके प्रोग्राम कर लो, तो सिर्फ नौकरी ज्वाइन करने के पैसे वो सैलरी के हेड ऑफ इनकम में आएंगे। एक्सेप्ट चेंजेस टू कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सो लेट्स से एक ऑर्गेनाइजेशन ने आपको अपॉइंट किया था इस्लामाबाद में, अब वो कहते हैं जी हम कोयटा में ऑफिस खोलना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे शिफ्ट हो जाए, तो इसका मतलब आपकी टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट कोई वो चेंज कर रहा है और उसके लिए कुछ इजाफी पैसे अगर आपको देता है तो इसका मतलब ये है कि वो चेंजेस टू टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। सो ये जो चेंजेस टू टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इसके लिए अगर आपको कुछ पैसा दिया गया है या कोई भी इंसेंटिव दिया गया है तो वो भी सैलरी का पार्ट है। रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट टू एनी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, बस आपका एम्प्लॉयर कहता है जी कि आप 5 साल से पहले मेरे पास से नौकरी छोड़कर नहीं जाओगे, लेकिन इस यहाँ पे जमे रहने के मैं आपको कुछ इजाफी पैसे दूंगा, तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट। ठीक है, सो एक रिस्ट्रिक्शन है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऐड की गई है। तो रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट के अगर कोई पैसे मिल रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि
वो भी सैलरी का पार्ट बनेगा। यहाँ पे ये जो दो अमाउंट्स हैं जिसके अगेन जिसके इर्द गिर्द ये एक रेक्टेंगल है रेड वाला, इन अमाउंट्स ये चूंकि बड़ी अमाउंट्स होती हैं किसी भी एक साल में आपको मिलने वाली, और इसकी वजह से टैक्स स्लैब्स थोड़े से हायर चल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको टैक्स लॉ ने एक चॉइस दी हुई है कि आप चाहें तो इन अमाउंट्स को 3 इयर्स एवरेज रेट ऑफ टैक्स के ऊपर टैक्स कर सकते हैं। मतलब उसी साल के इनकम में शामिल करके स्लैब रेट अप्लाई ना करो, बल्कि इसको इस अमाउंट को 3 इयर्स एवरेज रेट ऑफ टैक्स पे टैक्स कर लें। और वो 3 इयर्स एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? लास्ट ईयर 3 इयर्स टैक्स लाइबिलिटी, इसको डिवाइड करेंगे लास्ट 3 इयर्स टैक्सेबल इनकम के साथ। ठीक है, सो ये एक एवरेज रेट निकल आएगा और उससे आप मल्टीप्लाई करके इस इनकम को टैक्स कर सकते हैं। ये आपके पास चॉइस है। तो आपके पास एक रास्ता ये होगा, रास्ता नंबर 1, कि आप इन अमाउंट्स को शामिल कर लें अपने टैक्सेबल इनकम में, और उसके ऊपर सैलरीड या नॉन सैलरीड जो भी टाइप ऑफ पर्सन आप हो, वो टैक्स स्लैब अप्लाई कर दो और टैक्स कैलकुलेट कर लो। रास्ता नंबर 2 ये है कि ये वाली जो अमाउंट्स हैं इनको टैक्सेबल इनकम में शामिल ना करें, बल्कि इनको 3 इयर्स एवरेज रेट पे टैक्स कैलकुलेट करें। इस अमाउंट को मल्टीप्लाई करें 3 इयर्स एवरेज रेट से, तो एक टैक्स की अमाउंट निकल आएगी। और जो आपकी बाकी टैक्सेबल इनकम है इस इन अमाउंट्स को छोड़ के उसके ऊपर सैलरीड और नॉन सैलरीड वाले टैक्स स्लैब लगाएं, तो इससे भी एक टैक्स की फिगर आ जाएगी। तो इस टैक्स की फिगर और इस टैक्स की फिगर को आप क्या कर दें, जमा कर दें। तो ये अब आपकी पूरी इनकम के ऊपर एक टैक्स की फिगर बन जाएगी। तो ये जो टैक्स की फिगर बनी है ऑप्शन 2 में, इसको कंपेयर किया जाएगा उस टैक्स की फिगर से जो बनी थी ऑप्शन 1, और इन दोनों में से जो कम बन रहा होगा टैक्स, आप उस रास्ते को अडॉप्ट कर लें, क्योंकि जाहिर है अगर एक टैक्स लॉ ने चॉइस दी हुई है तो आप कम वाला टैक्स जो है वो उसको ऑप्ट कर लो। अच्छा जी, लास्ट वन इज एम्प्लॉय शेयर स्कीम। एम्प्लॉय शेयर स्कीम बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पहले ले लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। एम्प्लॉय शेयर स्कीम में होता ये है कि आपका एम्प्लॉयर आपको अपने एम्प्लॉय को एक ऑप्शन देता है, एक चॉइस देता है, एक ऑप्शन देता है कि भाई आप चाहें तो मेरी कंपनी का शेयर बाय कर लें। ठीक है, मेरी कंपनी का शेयर बाय कर लें। नाउ अब ये जो शेयर बाय करना है ये एक पेपर के ऊपर लिखकर एम्प्लॉय को ऑफर किया जाएगा। अभी वैसे इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है ये सारा सिलसिला, लेकिन जस्ट फॉर फ्रॉम अ लेमैन्स पर्सपेक्टिव एक कागज के ऊपर एम्प्लॉयर लिख कर देगा कि भाईजान ये मैं आपको एक चॉइस दे रहा हूँ, अगर आप चाहें तो मेरी कंपनी का शेयर खरीद लें। क्यों वो ये चॉइस दे रहा है आपको, एम्प्लॉय को? क्योंकि जो भी शेयर होल्डर होता है वो बिजनेस का क्या होता है, ऑनर। और अगर बिजनेस का ऑनर है तो फिर इसका मतलब ये है कि वो बिजनेस के प्रॉफिट्स को भी शेयर करेगा, उसको डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड में उसका पार्ट होगा। तो एम्प्लॉय की जो डेडिकेशन है उसको कमिट करने के लिए एंटिटी के साथ, एम्प्लॉयर जो है वो आपको ये चॉइस देता है कि आप चाहें तो कंपनी का शेयर खरीद लें। ना ये जो कंपनी का शेयर है ये इसकी कोई मार्केट वैल्यू भी होती है, और आमतौर पे ये जो ऑप्शन ऑफर किया जाता है ये मार्केट वैल्यू से, यानी अगर मार्केट वैल्यू 100 है तो ये ऑप्शन 20, 30, यानी 100 से कम किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर आप देंगे एम्प्लॉय को कि 20 रुपए में आप शेयर खरीद लो, ठीक है, तो एम्प्लॉय खरीदने पर राजी होगा, क्योंकि मार्केट में वो बेच सकता है इसको कुछ ज्यादा प्राइस के ऊपर। लेकिन अगर आप उसे कहेंगे कि 150 में खरीद लो यही शेयर जो कि मार्केट में 100 का मिलता है, तो एम्प्लॉय कहेगा जी मैंने अगर ये कंपनी का शेयर लेना ही होगा तो मैं मार्केट से ले लूंगा, आपसे क्यों लूं। तो एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन के केस में एक्चुअली क्या होता है जी कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको ये कहता है कि जी आप, ये आपको चॉइस देता है कि आप चाहें तो उसकी कंपनी का शेयर खरीद लें ना। ये जो एम्प्लॉयर की तरफ से आपको जो ऑप्शन जब मिल जाता है, जब आपको ये ऑप्शन मिल जाता है तो फिर आप इस ऑप्शन के साथ दो सलूक कर सकते हैं। या तो इस ऑप्शन को ही सेल कर दें किसी और बंदे को मार्केट में, या फिर आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लें।
अगर ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज करने का मतलब ये है कि आप कहें कि हाँ जी, मेरे पास पैसे हैं, मैं आपको 20 रुपए दे रहा हूँ कंपनी को, और मुझे दे दें, शेयर दे दें। तो वो शेयर ले लेगा, उसके पास 100 रुपए वाला शेयर आ जाएगा, लेकिन वो कितने पैसे दे के आएगा? 20 रुपए दे के। तो ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का मतलब ये कि ऑप्शन वो आपके पास नहीं है, बल्कि अब आपके पास क्या आ चुका है? शेयर आ चुका है, कंपनी का शेयर आ चुका है। अगर आप ऑप्शन को सेल कर देते हैं तो उसकी टैक्सेशन टैक्स लॉ ने बताई है। अगर आप ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेते हैं और आपका शेयर आ जाता है तो इसकी भी टैक्सेशन, क्या बेनिफिट आपको मिला जो सैलरी इनकम में शामिल होगा, ये टैक्स लॉ ने बताया। तो हम ये देख लेते हैं कि वो क्या है। तो पहली चीज टैक्स लॉ ये कहता है जी, जब आपको ऑप्शन या राइट मिलेगा टू एक्वायर द शेयर्स, तो आपकी टैक्सेबल इनकम में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। आप उस ऑप्शन या राइट को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, यानी कि उस ऑप्शन को ही बेच दें। तो जो भी पैसे आपको मिले उसमें से माइनस कर लें, अगर कोई खर्चा आपने किया था इस ऑप्शन को खरीदने में। वो एक्सरसाइज प्राइस की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है कि कितने का ऑप्शन कंपनी से खरीदा है। अब अगर आपने इस ऑप्शन को क्या कर लिया, लेट्स से एक्सरसाइज कर लिया, ठीक है, और आपके पास शेयर आ चुका है, तो फिर देखें क्या शेयर देते वक्त कंपनी ने कोई उसके ऊपर ट्रांसफर की कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा दी कि जनाब इतने अरसे तक इसको ट्रांसफर नहीं करना शेयर को किसी और के नाम। तो अगर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर है, तो फिर इनकम में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर खत्म होने की सूरत में या बगैर रिस्ट्रिक्शन के शेयर मिलने की सूरत में फेयर मार्केट वैल्यू में से माइनस करेंगे कंसिडरेशन पेड टू एक्वायर ऑप्शन एंड शेयर्स। ठीक है, सो इसको माइनस करेंगे और सैलरी के हेड ऑफ इनकम में लेकर जाएंगे। शेयर्स डिस्पोज्ड ऑफ, जब आप इस शेयर को बेच देंगे तो फिर आपका जो हेड ऑफ इनकम होगा दैट विल बी कैपिटल गेन्स। सो जो भी डिस्पोजल वैल्यू है उसमें से ये वैल्यूज माइनस करेंगे। सो कैपिटल गेन्स के टॉपिक में इस पर डिटेल से बात हो जाएगी, और जो बाकी अमाउंट है वो कैपिटल गेन्स में टैक्स कर दिया जाएगा। ओके जनाब, सो दिस वाज अबाउट द डेफिनेशन पार्ट। इसमें अब जो हमने डिडक्शंस वाली जो बात मैंने कही थी कि वो भी हम डिस्कस कर लेंगे साथ ही। तो वो तो एक सिंपल सा एक ही पॉइंट है कि सैलरी के हेड ऑफ इनकम में कोई भी डिडक्शंस माइनस करने की इजाज़त नहीं है। तो ये सिंपल बात सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 में लिखी हुई है कि नो डिडक्शन shall be allowed for any expense incurred by employee deriving salary income। तो आपको कोई भी एक्सपेंस में डिडक्शन माइनस करने की इजाज़त नहीं है। Okay, this is it. I'll see you in my next video. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.